Welcome back, students. Good morning. Next topic is Mahalwadi settlement and Rayatwadi settlement. Okay. In previous video, we explained about the rural life under the British rule in India and explain about permanent settlement or जमींदारी settlement. Okay. तो आइए देखते हैं इस वीडियो में फर्स्ट महलवाड़ी सेटलमेंट. ओके, व्हाट इज महलवाड़ी सेटलमेंट? महलवाड़ी सेटलमेंट क्या था? इन द 1820 अ ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड द होल्ट मैकेंजी conducted details land survey in a part of the Bengal presidency called the Northwestern Province. Okay, एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम होल्ट मैकेंजी था और ये टोटल जो थे इस समय यूरोप में, स्पेशली यूरोप में, इंग्लैंड में एक आइडियोलॉजी चली थी जिसे यूटिलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी कहा जाता था. ओके, यानी कि उसे हिंदी में उपयोगितावाद कहा जाता. और इस यूटिलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी का जो फाउंडर था, जो उसका प्रवर्तक था, जिसे कहा जाता है जेम्स मिल. जेम्स मिल का जो प्यूपिल्स था, शिष्य था, लॉर्ड मैकाले था. और ये जितने थे, होल्ट मैकेंजी हों, ओके, रिकार्डो थॉमस हो गया, फिर उसके बाद और भी जो अदर्स थे, ये सब क्या थे? ये इसी उपयोगितावादी जो जेम्स मिल था और उसका फादर जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स मिल एंड जॉन स्टुअर्ट मिल दो थे, एक पुत्र और एक फादर और एक उसका सन था. इन्हीं की आइडियोलॉजी में खास करके लॉर्ड मैकाले इनका शिष्य था और उसके बाद होल्ट मैकेंजी हो गए, रिकार्डो हो गया, जिसकी इन सब की जो थी, माल्थस हो गया, इन सब की जो इकोनॉमिक थ्योरीज थी, स्पेशली रेवेन्यू सेटलमेंट से लेके उनकी जो आइडियोलॉजी थी उस समय ब्रिटेन की जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कॉलोनीज थी, स्पेशली इंडिया की बात करें तो टोटल जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाने का काम इंडिया में किया गया. तो इसी यूटिलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी की क्या थी, कॉन्सेप्ट थी. तो देखिए, होल्ट मैकेंजी ने क्या किया, डिटेल रूप में सर्वे कराया और उस सर्वे में बंगाल प्रेसिडेंसी भी था और खास करके जिसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस जिसे कहा जाता था, उसको भी इसमें कुछ शामिल करा था, पंजाब का एरिया. द एरिया इंक्लूडेड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इसमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का एरिया भी था, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी था, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस. बंगाल प्रेसिडेंसी का जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस था वो भी था और खास करके पंजाब का भी कुछ एरिया था, यहाँ पे भी सर्वे कराया. फिर वेस्टर्न यूपी में सर्वे कराया, कुछ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में होल्ट मैकेंजी ने सर्वे किया. एंड द गंगा यमुना दोआब, और गंगा यमुना, जो गंगा और रिवर्स की जो बीच का एरिया है, गंगा यमुना रिवर्स के, जिसे गंगा यमुना दोआब कहा जाता है, यहाँ पे भी क्या किया, इसने सर्वे कराया. सर्वे में एक बात ध्यान रखी कि इन एरिया में, एंशिएंट इंडिया में, यानी कि जो पहले से जो चली आ रही जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम थी वह किस टाइप की थी. तो जितने एरिया में होल्ट मैकेंजी ने सर्वे कराया, अभी ऊपर मैंने जिस एरिया की बात की, तो उसमें ये रहा कि यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किया जाता था वह विलेज ग्रुप के द्वारा किया जाता था. एक विलेज ग्रुप की यूनिट हुआ करती थी, यानी कि उस गांव के क्या जो जिसे महाल कहा जाता था, वहीं पे सब लोग यहाँ के लैंड रेवेन्यू टैक्स देते थे और वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को देने का काम करती थी. तो देखिए, इन द 1830 these regions were placed under the Mahalwadi settlement based on the Mackenzie's suggestion. होल्ट मैकेंजी ने पहले सर्वे किया इन एरिया का
और सर्वे करने के बाद इसने सजेशन दिया और सजेशन बेस पे क्या किया गया, इन एरियाज में महलवाड़ी सिस्टम को अप्लाई किया गया। और मैंने बताया कि इन एरिया में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की जो यूनिट हुआ करती थी वह विलेज हुआ करती थी, जिसे महाल कहा जाता। ओके, तो थोड़ी बहुत लाइटली अमेंडमेंट के साथ क्या किया, इसने इस सिस्टम को वहां पे अप्लाई कर दिया, जिसे महलवाड़ी सेटलमेंट या महलवाड़ी सिस्टम कहा जाता। एंड दिस सेटलमेंट वाज टू प्रोटेक्ट द ओनरशिप राइट्स ऑफ द पीजेंट्स ओवर देयर लैंड। यह जो सेटलमेंट था वाज द प्रोटेक्ट टू ओनरशिप राइट्स, जो इस जमीन का मालिक होता था उसकी ओनरशिप राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता था ओवर देयर लैंड, पीजेंट्स ओवर देयर लैंड, कि किसानों की जमीन पे कोई कब्जा न करे। ये नॉर्मली था बस। ओके, चेक द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रेडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर्स। जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर्स थे प्राचीन समय से, यानी कि पहले से जो टैक्स कलेक्ट करते आ रहे थे, एंड इंश्योर एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट, और यह काफी, और ये भी इंश्योर हो गया कि जो इसमें एग्रीकल्चरल मूवमेंट इंप्रूवमेंट भी हो सकते हैं। सिर्फ ये थोड़ी है कि सिर्फ उससे हम प्रोडक्शन लेते रहें, और जो लैंड रिफॉर्मेशन की बात है, भूमि सुधार की, उसकी बात ही ना करें। ओके, एंड द लैंड रेवेन्यू अंडर दिस सिस्टम वाज सेटल्ड विद द हर्ड ऑफ महाल। अभी मैंने बताया। ओके, महाल यानी कि जो ग्राम समूह होता था, ग्रुप ऑफ विलेज, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होल्ड मैकेंजी ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। जो विलेज महाल इज अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज दैट पेड लैंड रेवेन्यू एज द सिंगल यूनिट। उसकी एक सिंगल यूनिट होती थी, क्या कहता था, उस एरिया का लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को, या एंशिएंट टाइम में ऐसे ही होता था, देने का काम किया जाता था। तो ये रहा आपका महलवाड़ी सेटलमेंट, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी, जिस एरिया में जिस टाइप की एंशिएंट टाइम से, यानी कि जो ट्रेडिशनल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन की प्रोसेस चली आ रही थी, उसी में लाइटली अमेंडमेंट करके थोड़े बहुत संशोधन के साथ उसको अप्लाई कर दिया गया। स्पेशली क्या कि यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में रहे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या हो, इससे इनकम हो। ओके, नेक्स्ट है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ओके, रैयतवाड़ी सेटलमेंट, थर्ड लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। इन द साउथ इंडिया, स्पेशली जो रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था, सेटलमेंट था, यह साउथ इंडिया में किया गया। तो देखिए, इन द साउथ इंडिया द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम कॉल्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत मीन्स टेनेंट्स, और टेनेंट्स मीन्स होता है पीजेंट्स, किसान, काश्तकार, जिसकी जमीन हो, यानी कि इसमें क्या किया गया, डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ, ओनर्स, लैंड ओनर के साथ, जिनकी जमीन थी, जो किसान थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का काम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। इसकी डायरेक्ट अब इन पीजेंट से ही हम लोग लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करेंगे, बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा। It was tried on a smaller scale by the कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा इसे 1782 में मद्रास के एक छोटे से गांव में लाइटली लेवल पे क्या किया गया था, इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट को क्या किया गया था, इसका ट्राई करने की कोशिश की गई थी। यह सिस्टम को कैप्टन रीड के द्वारा, अलेक्जेंडर कैप्टन रीड के द्वारा, लेटर ऑन इट वाज द इन्वॉल्व, बाद में इन्वॉल्व एंड डेवलप बाय द थॉमस मुनरो, बाद में इसे थॉमस मुनरो के द्वारा क्या किया गया, डेवलप करने का काम किया गया, और एक ह्यूज एरिया में, स्पेशली साउथ इंडिया में, इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट को अप्लाई करने का काम किया गया। मुनरो यानी कि अलेक्जेंडर थॉमस मुनरो ऑल ओवर द साउथ इंडिया, एंड इन साउथ इंडिया देयर वेयर नो ट्रेडिशनल जमींदार। और साउथ इंडिया में जब सर्वे हुआ तो देखा थॉमस मुनरो ने, यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल जमींदार यानी कि पारंपरिक जो ट्रेडिशनल लैंड लॉज थे, ये नहीं थे। तो एक ही ऑप्शन बचता था कि डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ, या जो लैंड ओनर्स थे, लैंड होल्डर्स थे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट का।
Thus the settlement could be made the directly with the cultivators आरपीजे, यानी कि डायरेक्टली जो जमीन को जोतने और बोने का काम करते थे, कल्टीवेट करने का काम करते थे, उनसे क्या किया गया, एग्रीमेंट करने का काम किया गया, जिन्हें रायर्स कहा जाता है, किसान। दे टू ग्रेट केयर ऑफ देयर फील्ड्स, जिससे क्या होता था, वे अपने खेतों की अच्छी तरीके से देखभाल भी करते थे। जो लैंड रिफॉर्मेशन होता था, भूमि सुधार, उसको भी करने का काम करते थे। एंड मुनरो बिलीव दैट द ब्रिटिश कुड गेट मोर टैक्स। मुनरो का ये मानना था, यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफी क्या है, बेनिफिशियल है, लाभदायक है। अब देख लेते हैं एक पॉइंट कि महलवाड़ी सेटलमेंट एंड रैयतवाड़ी सेटलमेंट का इफेक्ट क्या पड़ा। तो महलवाड़ी सेटलमेंट और रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो थी, इसमें ये तो टाइम टू टाइम 10 इयर्स के लिए, 20 इयर्स के लिए किया गया था इनको, लेकिन क्या एवरी 10 और 20 इयर्स लेटर क्या किया जाता था, इन फिर से लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करने का, यानी कि उसमें जो परसेंटेज होता था लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन का, उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता था, जैसा जिस टाइप का होता था। ये काफी इनकी सबसे बड़ी जो बैड कंडीशंस थी, यानी कि जो इसका फेलोर कंडीशन था, कि महलवाड़ी और रैयतवाड़ी सेटलमेंट दोनों में जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया था, वह काफी हाई था, जिससे किसानों का, पीजेंट्स का, टेनेंट्स का लार्ज स्केल पे क्या हुआ, शोषण हुआ। और धीरे धीरे क्या हुए, चूंकि टाइम पे लैंड रेवेन्यू टैक्स प्रोवाइड करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो बीच में एक वर्ग आ गया, जिसे जो मनी लेंडर्स थे, मनी लेंडर्स आए, जो पैसे वाले लोग थे आए, और इन लोगों ने क्या किया, किसानों को डेप्ट देना प्रोवाइड किया। और डेप्ट देते देते एक टाइम ऐसा आया कि कभी फेमिन आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट पड़ गया, क्रॉप्सिंग फेल्योर कर गई, तब क्या होता था, तब इन मनी लेंडर्स से डेप्ट लेते थे, डेप्ट लेके और लैंड रेवेन्यू टैक्स प्रोवाइड करने का काम करते थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मोस्टली पीजेंट्स क्या हुए, मोस्टली पीजेंट डेप्ट ट्रैप में फंस गए, ऋण जाल में फंस गए साहूकार, और लास्ट में इनकी जमीन को इन साहूकारों ने, इन मनी लेंडर्स ने क्या किया, परचेज करने का काम किया, उनकी जमीन को कब्जा कर लिया, ऑक्युपाइड कर लिया। क्योंकि ब्रिटिश टाइम में क्या हुआ, स्टार्टिंग में लैंड को सेल एंड परचेज करना स्टार्टिंग हो गया, यानी कि पहले जमीन की खरीद फरोख्त नहीं होती थी, लेकिन जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और जब से इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम को अप्लाई करने का काम किया, तब से खरीद फरोख्त स्टार्ट हुई। ओके, तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।